नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी प्रधानमंत्री आवास पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2018 के बाद से ही बहस छिड़ गई है। 18 से लेकर 23 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कई बार कांग्रेस पर गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को रोकने तक के आरोप लगाए। 2023 में सरकार बदलने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 18 लाख लोगों को आवास स्वीकृत किए। इसके बाद कई अवसर पर हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराया जाता रहा। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के समय करीब 3 लाख हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए जाएंगे, चाबी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि राज्य में हर दिन 18,000 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। अब इस हिसाब से तो 18 लाख का लक्ष्य बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि विष्णुदेव साय सरकार ने कितने आवास बनाए वो आंकड़ा भी सामने रखे। कांग्रेस के सवाल के साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार वास्तव में हर दिन नए आवास बना रही है या जो पहले से बन रहे थे या जो प्रोसेस में थे उनके पूरे होने को अपनी उपलब्धि बताया जा रहा है। और कांग्रेस के सत्ता में रहते टारगेट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास आखिर क्यों नहीं बन पाए, आंकड़ों में इतनी गिरावट आखिर क्यों आई, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने 2023 के बाद कितने आवास स्वीकृति दी है, कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति दी है, शहरी और ग्रामीण, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताएं, क्योंकि हमें पता है प्रधानमंत्री के आवास के नाम से छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार झूठ बोल रही है। सरकार के पास आवास का किस्त देने के लिए पैसा नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार झूठ बोला जा रहा है। आखिर क्यों? आपकी सरकार ने 50,000 शहरी आवास के लिए सूची मांगते तो सरकार सिर्फ 11,000 ही पात्र हितग्राहियों को सूची दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रहे? 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिला क्या, ये हमारा सवाल। विगत सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास रोक कर रखे थे और ये वादा था जनता के साथ कि नई सरकार भाजपा की बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव इस सरकार का है, जिसमें 18 लाख गरीबों के आवास स्वीकृत किए गए। उसके लिए राशि की व्यवस्था की गई और आपको मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 18 के 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब उसमें आपको ध्यान होगा कि प्रतिदिन हमारे यहाँ 18,000 लगभग आवास हम बना रहे हैं। पिछली बार जब मोदी जी का बिलासपुर आना हुआ था तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या और बड़ी होने वाली और इतने लाखों आवासों का गृह प्रवेश कराना और लाखों नए आवासों की स्वीकृति देना, ये मोदी जी इस बार करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए होगी। चलिए, देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 25वें राज्योत्सव पर और आवास आवंटित जो है उसकी चाबी जो है सौंपी जाएगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तमाम तरह के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों पर ही जवाब लेंगे डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ बीजेपी से, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गंधर्व जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। लगातार पीएम आवास योजना को आपकी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है और लगातार पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष कर रही है। आंकड़े क्या है, सच्चाई क्या है, सीधे रखिए। गंधर्व जी, आपसे सवाल। एक बार फिर से बोलेंगे क्या? ऑडियो। गंधर्व जी, पीएम आवास योजना को आपकी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना रही है। जैसा कि विजय शर्मा जी कह रहे थे कि हमने सरकार में आते ही 18 लाख आवास जो है देने, गरीबों के आवास स्वीकृत किए हैं और इसे आप अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो आंकड़े आप बता रहे हैं उस पर सवाल उठा रही है, उस पर आपका जवाब क्या है? सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी को नमस्कार, रमेश पांडे जी हैं उनको, और आपके दर्शकों सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। प्रधानमंत्री आवास एक इतना महत्वपूर्ण विषय रहा है छत्तीसगढ़ में। जिन लोगों के, जब आप वनांचल जैसे क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि लोगों के पास उनके आवास नहीं है, कई लोगों के पास छत नहीं थी। जब कांग्रेस को सत्ता मिली
तो उन्होंने क्या किया, 18 लाख आवास रोक दिए, हमारे पास फंड नहीं है कह करके। उन आवासों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नक्सल उन्मूलन नीति के तहत और कई नए आवास, लगभग 3.5 लाख आवास के पास स्वीकृत किए गए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अलग है और शहरी योजना अलग है। तो शहरी योजना में भी 2018 से अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 4.5 लाख आवास के आसपास ये भी हैं। तो इन सभी को जब आप साथ में देखेंगे तो लगातार आवास निर्माण हो रहे हैं। पिछली बार जब बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहां पर भी उन्होंने करीबन 50,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और कई लोगों का गृह प्रवेश कराया था इस योजना के तहत। तो ये तो खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी को इसमें स्वागत करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको अपने सर के ऊपर एक मजबूत छत मिल रही है। और भले वो नहीं कर पाए पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंत्योदय के मंत्र को आत्मसात करते हुए उन गरीबों के सिर पे छत बिछाने का काम इस योजना के तहत किया है। और गंधर्व जी, दीपक बैस जी तो ये कह रहे हैं कि आप केंद्र में स्वीकृति के लिए पीएम आवास शहरी के लिए स्वीकृति के लिए 50,000 भेजते हैं, वहां से सिर्फ एक्सेप्शन होता है सिर्फ 4,000 का, ऐसा क्यों? देखिए, जितना भेजा जाता है उसमें जो योजना चल रही है लगातार उसमें एक उनका सर्वे रहता है, बाकी चीजें रहती है। अब कई सारी जगह है, कई लोग होता है कि जैसे जिनकी खुद की भूमि रहती है जहां पर वो चीजें पॉसिबल हो पाती है, जैसा उसमें प्लान रहता है तो वो उसका एक अपना मापदंड है, उसके तहत उसमें स्वीकृति प्रदान की जाती है। और शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि बहुत कम जगह में लोग निर्माण करने के लिए, या कई जगह ऐसा है, कुछ जगह रेलवेज की है, कुछ जगह में कहीं दावा आपत्ति चल रही है, कुछ जगह में विभिन्न प्रकार के प्रकरण हैं। तो ये सब जब आपत्तियां आती हैं तो इसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और जो वास्तव में जिसकी अगर रजिस्ट्री जगह है और जहां पर ये सारी चीजें संभव है तो वहां पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। और हम तो खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवास मिले और इस योजना का लाभ मिले। जिनको इस योजना से लोगों को वंचित रखना था, उन्हें जब सत्ता मिली तो मैं तो जनता को स्पष्ट यही कहना चाहूंगा, उन्होंने उनको वंचित रखा था। हम उनको जितना संभव हो सकेगा आवाज देने का काम करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, 3 लाख लोगों को अगर उनके आवास की चाबी सौंपी जा रही है तो उसको लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितने नए आवास स्वीकृत हुए? जितने स्वीकृत हुए वन के लोगों तक चाबी पहुंच रही है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए अभिषेक जी, बीजेपी सरकार जो है गरीबों का घर छीन रही है। और हम कहते हैं क्यों छीन रही है, तो अभी पिछले ही हफ्ते केंद्र सरकार का एक पत्र आता है कि 50,000 मकानों का स्वीकृत जो किया गया है उसका डीपीआर आप रिपोर्ट बना के भेजिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजिए, क्या वो कंप्लीट है जी। तो यहां से उत्तर जाता है कि 11,282 का ही डीपीआर तैयार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 189 निकायों को पत्र भी लिखा जाता है, सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में 4 मीटिंग हो जाती है, उसके बाद भी वो 39,220 जो है वो डीपीआर नहीं बनाया जाता और यहाँ से पत्र लिखा जाता है कि उसका अभी डीपीआर नहीं बना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम सभी को घर देंगे, लेकिन अगर वो सबको घर दे रहे हैं तो आप मुझको बताइए कि फिर इतने लोग झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं? अगर ये इतना अमित जी, क्या ये प्रशासनिक निष्क्रियता है या राजनीतिक निष्क्रियता है? कहाँ पे चूक? दोनों है जी, दोनों है। मैं आपको बताता हूँ क्यों है। देखिए, ये राज्य सरकार ने जो पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा था कि हितग्राही जो पात्र हितग्राही हैं उनका डिटेल भी आप हमको भेजिए, तो ये अभी तक नहीं बना पाए हैं। लक्ष्य के विरुद्ध अब तक केवल 23% हितग्राहियों का ही ये खोज पाए। और आपको मैं बता दूं, बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि लोगों को छत मिलना है अभिषेक जी। 9 जिले इनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक है। जैसे आपको बता दूं, सबसे खराब स्थिति में दंतेवाड़ा है, 565 मकान वहां पर स्वीकृत होने थे और वहां पर नहीं बन पाए। नारायणपुर में 184 आवास बनाने जाने थे, वो नहीं बना पाए। अब कांग्रेस की क्या मांग है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अमित जी, आपने कहा कि शहरी आवास जो है उनको लेकर डीपीआर नहीं बन पाया, लेकिन नारायणपुर और दंतेवाड़ा जहां की आप बात करिए तो ग्रामीण क्षेत्र है। जी, आप प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या कहा आपने? अमित जी, अभी जो आपने डीपीआर की बात करी वो शहरी क्षेत्रों की थी, लेकिन नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिनकी आप बात करिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास 2.0 पे वो निकाय में पूरी सुस्ती हुई है। और मैं जो कह रहा हूं कि कांग्रेस की क्या मांग है कि डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो डीपीआर रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं ताकि गरीबों को मकान मिल सके, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और डेडलाइन के साथ लक्ष्य को पूरा करने में
निकाय के खिलाफ, जो भी निकाय इसमें, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है, ताकि लोगों को घर मिल सके। अब राज्य सरकार की ये नाकामी और लापरवाही चरम उदाहरण है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गरीबों को घर देना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं एक और बात कि जब हमारी सरकार थी तो कैसा सौतेलापन किया गया था हमारे साथ, क्योंकि फंड रोका गया था, देरी की गई थी, तरह तरह के प्रश्न भेजे जाते थे जिसका कोई औचित्य नहीं होता था, लेकिन वहां से सौतेला व्यवहार होता था। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या गरीबों का मकान भी बीजेपी के लिए अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो गया अभिषेक जी? तो समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से गरीबों को वो सिर्फ घर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, पर सौतेलापन कैसा, मैं अमित जी थोड़ा समझना चाहता हूं यहाँ पे कि 18-19 में 3 लाख से ज्यादा मकान छत्तीसगढ़ में बने, 19-20 में आंकड़ा सीधे गिर के आधा हो गया 1.5 लाख, और 20-21 में तो ये आंकड़ा उतना ही रहा, 1.5 लाख ही रहा ये आंकड़ा। तो ये गिरावट क्यों आई आपके कार्यकाल में? उसका कारण ही यही था कि केंद्र द्वारा रोक दिया गया फंड या देरी की गई, और ये उसका एक राजनीतिक कारण था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और ये नहीं चाहते थे कि लोगों को मकान कांग्रेस की सरकार में मिले, जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को श्रेय जाए, इसलिए इन्होंने देरी की। और मैंने कहा ना कि क्या ये इनका गरीबों को मकान भी अब इनके लिए वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो गया है? वही तो हमारा प्रश्न है। कम से कम कुछ मुद्दों को राजनीति से परे रखना। एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, 5 इंस्टॉलमेंट में राशि जहां तक है ट्रांसफर होती है, जब कंप्लीशन रिपोर्ट जाती है उसके बाद नई राशि एलोकेट होती है। अभी आपने आरोप लगाया बीजेपी पे कि उन्होंने प्रॉपर डीपीआर बना के नहीं दिया, यही आरोप तो वो भी लगा रहे कि निष्क्रियता आपकी सरकार में थी, स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए गए, इसलिए बाकी की राशि रोक दी गई। देखिए, आप हमारी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी सरकार तो 2 साल से है ना। आज तो केंद्र को ये डीपीआर रिपोर्ट नहीं भेज रहे, तो कौन निष्क्रिय है, कौन सुस्ती कर रहा है, कौन गरीबों से मकान छीन रहा है, तो क्रिस्टल क्लियर है। ये तो केंद्र सरकार की अभी 1 हफ्ता पहले पत्र आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ 11,282 का ही हमारे पास डीपीआर है, और 39,220 का डीपीआर हम नहीं बना पाए, और उसमें भी सेक्रेटरी 4 बार बैठक ले चुके हैं और अभी तक डीपीआर नहीं बनी। तो हु विल रिस्पॉन्सिबल? ओनली स्टेट गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्सिबल ना। ठीक है, इनका कार्यकाल है ये। तो अभी समझने की कोशिश करते रमेश जी, कहां पे निष्क्रियता है? ये तो वही वाली बात हो गई जो कांग्रेस के समय में हो रही थी कि वो इन पर, केंद्र पर आरोप लगा रहे थे। अब यही मामला निकलकर सामने आ रहा है कि राज्य सरकार में निष्क्रियता है, इसलिए केंद्र की तरफ से जो है जो स्वीकृत मकानों की संख्या है उसमें गिरावट आई है। अभिषेक जी, मैं दोनों साथियों को नमस्कार करता हूं और प्रिय दर्शकों को नमस्कार करता हूं। क्लियर ये होना चाहिए कि बातें भ्रामक नहीं होनी चाहिए जी, बातें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। निश्चित रूप से अगर 3.5 लाख गरीबों को आवास की चाबी 1 नवंबर को सौंपी जानी है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि 3.5 लाख आवास बने हुए हैं, तभी उनकी चाबी सौंपी जाएगी। तो ये आवास नहीं बन रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज है। आवास बन रहे हैं, स्वीकृति की बात है। मैं ध्यान देना चाहता हूं गंधर्व जी को भी और अमित जी को भी, और मेरे ख्याल से विजय शर्मा जी ने भी भावनात्मक रूप से वो बात कह दी, उन्होंने भी जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2023 में हो रहा था जी, तो आवासों में 16 लाख की बात हुई थी, 18 लाख की कोई बात नहीं हुई थी जी। 16 लाख शायद, मैं जहां तक समझता हूँ 16 लाख पे विचार बना। मेरे ख्याल से रमेश जी, मैंने जब 23 का डेटा देखा तो उसमें 12 लाख की बात हुई थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था। नहीं, सुनिए तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें आवास प्लस योजना भी आई, जिसमें 5 लाख कुछ मकान का हुआ, और मुख्यमंत्री जब तत्कालीन भूपेश बघेल जी थे, तो उन्होंने एक आर्थिक सर्वे भी कराया था। उस आर्थिक सर्वे में भी कुछ मकान बनने की बात आई थी, पूरा मिलाकर के वो आंकड़ा समथिंग 18 लाख गया है जी। अब सवाल आ रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार में फंड क्यों नहीं आ रहा था? फंड की जो बात कही जा रही है, अमित जी जो कह रहे हैं, शायद उनकी जानकारी में सही नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो 16-14 का होता है, उसमें केंद्र सरकार का पूरा बजट छत्तीसगढ़ में आकर के होल्ड था। राज्य सरकार अपना हिस्सा भूपेश बघेल की सरकार में नहीं दे रही थी। भूपेश बघेल ने खुद स्पष्ट रूप से उसका कारण बताया था कि आवास पे जब प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ तो मैं पैसा क्यों दूं, स्टेट पैसा क्यों दे? तो वो पैसा जब राज्य सरकार ने अपने हिस्से का नहीं दिया, इसी वजह से भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल में जो स्वीकृत आवास थे वो बन नहीं पाए।
और अंत में केंद्र सरकार ने वो फंड वापस ले लिया टाइम बार्ड होने के कारण। जिसके कार्य जो है अभी इस सरकार में द्रुत गति से हो रहे हैं, और जिसका उदाहरण आप बिलासपुर में जो चाबी सौंपी गई, अभी जो परसों सौंपी जानी है 1 नवंबर को, ये सब उसी के क्रम के नतीजे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो अभी अमित जी ने कहा कि जो डीपीआर बननी थी वो डीपीआर नहीं बन पाए, अधिकारी इसके लिए निश्चित है। मैं अमित जी की बात से सहमत हूं, और मैं ये निवेदन करूंगा कांग्रेस के लोगों से कि इस पर उनको एक सशक्त अभियान चलाना चाहिए, ताकि उन परिवारों को, जिन परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, उनमें सरकार भी सक्रियता दिखाए और उनको आवास मिले। सबकी प्राथमिकता है, कांग्रेस की भी प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी की भी प्राथमिकता है, हमारी आपकी भी प्राथमिकता है कि उन गरीबों को आवास मिले, और सब लोग मिल करके जो एक समस्या जहां भी आ रही है, जिस लेवल पे आ रही है, उसका निदान होना चाहिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन रमेश जी ने जो इंपॉर्टेंट बात कही, मैं उस पर अमित जी आपका जवाब चाहूंगा कि ये जो बयान दे वो ठीक है कि प्रधानमंत्री जी का नाम है तो हम क्यों उसमें अपना पैसा लगाएं। देखिए, पहले क्या होता था, रमेश जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझते हैं सारी चीजों को, और हमारी जानकारी में सारी चीजें हैं कि पहले होता था केंद्र सिर्फ राज्यांश जो होता था वो 10%, 90% केंद्र सरकार का रहता था, 10% राज्य सरकार का रहता था, नॉमिनल रखते थे। अब इन्होंने क्या किया, 50-50% तक कर दिया, 60 और 40 का रेशियो कर दिया। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने जरूर ये कहा था कि भाई जब राज्य पैसा इतना इतना लगा रहा है तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना उसका क्यों नाम रखा जाना चाहिए, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा ना, कि जितना सौतेला व्यवहार इन्होंने किया है, जो हमारी सरकार थी, और निश्चित तौर पे फंड भी रोका गया। लेकिन मैं फिर आपको, लेकिन अमित जी एक और स्टेटमेंट आप ही की गवर्नमेंट की तरफ से तब ये भी आया था कि कोविड के बाद हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम ये पैसा नहीं भर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा वक्तव्य नहीं आया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय पूरे देश में सबसे अच्छा काम यहाँ पर किया, छत्तीसगढ़ ने किया था, और क्योंकि किसानों को फंड जा रहा था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि केंद्र ने विड्रॉ कर लिए, जो प्रस्तावित मकान थे जो एलोकेट किए गए थे, जिनको बनाना था, उसे विड्रॉ किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की क्लासिकल स्टाइल है। आप सिर्फ जुमलेबाजी करिए, और मैंने कहा ना कि आपको मकान बनाना पड़ेगा, सिर्फ सेल्फी और फोटोबाजी से काम नहीं चलेगा। गरीबों को आप चाबी दीजिए, मकान बनाइए, और इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कांग्रेस की मांग है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो केंद्र के द्वारा कराया गया, उस पर क्यों आपकी सरकार को शक था? आपको फिर से सर्वे क्यों कराना पड़ा? किसी राज्य ने ऐसी का दूसरी बार नहीं कराया था सेंसस, सिर्फ आपकी सरकार ने करा, उसके बाद आप खुद अपनी एक आवास योजना लेकर आ गए। देखिए, लाना पड़ा, इसलिए लाना पड़ा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी, और लोगों को हमारे को छत देना था। हमारी ध्येय यही था कि लोगों को जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको जल्द से जल्द हम आवास उपलब्ध करा सकें। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आपको याद होगा, जब हम किसानों को 2500 रुपए देने का हमने वादा किया था, तो केंद्र सरकार हमारे ऊपर कैसे हर्डल्स लगा रही थी कि आपको दूसरी योजनाओं का फंड नहीं रिलीज करेंगे। तो जितने हर्डल्स, सौतेला व्यवहार इन्होंने ये कर सकते थे, इन्होंने 5 साल किया। और लगातार मैं आपको बता दूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते जरूर है सबका साथ सबका विकास, तो आज फिर गरीबों को क्यों झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है, क्यों उनको आवास नहीं मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार में उनको डबल ट्रबल क्यों झेलना पड़ रहा है, इसका माकूल जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये कुछ करारे सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा से पूछती है, और जो इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस की, उस पर मैं गंधर्व जी से जवाब चाहूंगा। गंधर्व जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 20, 21, 22 तक 18, 19, 20 तक जो है मकान 1.5 लाख की संख्या में बनते रहे। कोविड के बाद जब केंद्र सरकार ने खुद ये माना, क्योंकि उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये है कि हॉल्ट पड़ गया था आवास निर्माण का काम, क्योंकि कोविड के कारण चीजें रुक गई थी, उसके बाद सीधे आपने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को 7 लाख आवास का टारगेट दे दिया। आपकी खुद की मौजूदा सरकार 3-3 लाख मकान बना रही है, 7 लाख मकान का टारगेट दिया है आपने, और फिर आपने उसको विड्रॉ कर दिया क्योंकि आपने कहा कि राज्य सरकार उसका पैसा नहीं भर पा रही। देखिए, नियत होना और एक भ्रामक माहौल निर्मित करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज राइट नाउ मेरे जो बड़े भाई हैं अमित श्रीवास्तव जी, उन्होंने अंग्रेजी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही, तो उसका जवाब मैं हिंदी में समझाता हूं ताकि दर्शकों को अच्छे समझ में आए। ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। देखिए, अभी
रमेश पांडे जी ने बताया कि भूपेश बघेल जी ने 60-40 वाला बताया, अमित श्रीवास्तव जी बोले पहले 10-90 होता था। होना था तो इनको ये बोलना था कि हम 3 लाख आवास बनाएंगे, हम 4 लाख आवास बनाएंगे, उसका प्रस्ताव भेजना चाहिए था, उसका फंड जारी करना चाहिए था। जब स्टेट ही उस पे हाथ नहीं डालना चाह रहा था उस समय, और आज ये जो 40,000 आवास का डीपीआर डाटा नहीं गया, ये नहीं गया, वो बोल रहे हैं, उस समय लाखों लोगों के आवाज जो इतने साल से थे, मतलब 21-22 की बात कर रहे हैं, आज हम 2025 में 6 लाख से ज्यादा आवास अभी 1 तारीख को तो दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन गंधर्व जी मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ, आप 3 लाख का टारगेट दे सकते थे, आप 2 लाख का टारगेट दे सकते थे, आपने सीधा 7 लाख का टारगेट दिया, वो भी तब जब पूरा राज्य का पूरा देश कोविड से उभर रहा था, जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया था, लोन लेना पड़ा था राज्य को, वो भी उसमें केंद्र ने मदद की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 7 लाख का टारगेट, आप समझ रहे, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा सा राज्य जिसका बजट ही 1 लाख करोड़ का है, उसको आप 7 लाख मकान बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए 7 लाख में ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं थी, जितने मकान बना सकते थे उसका एक प्रस्ताव बना के भेजना था कि भैया हम अभी इतना बनाने की स्थिति में नहीं है, इस वर्ष हम 1.5 लाख ही बनाएंगे, 2 लाख बनाएंगे, आप ये फंड को वापस मत लीजिए। इस प्रकार से कोई पत्र लिखा, इस प्रकार से कुछ बोला गया नहीं। इनको क्या चाहिए कि इंदिरा आवास योजना होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास से इनको पीड़ा है, इनको खुशी मिलती है इंदिरा आवास से, जो वास्तविकता है। ये सारी चीजों को जो जी में और इनके मन में बसा हुआ है, उस चीज से इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के मासूम गरीबों का सत्य रोकने का काम किया। ठीक है, लौटूंगा, थोड़ा समय सीमित है, अमित जी जल्दी से के लिए तुरंत जी। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न पूछा था विधानसभा में, जिसका जवाब आदरणीय विजय शर्मा जी ने दिया था, और प्रश्न ये पूछा था कि साधारण सा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि 2016 में रमन सिंह जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री का काम, आवास का काम पूरा हुआ था कि नहीं, और आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आवास बताएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि 2021-22 तक स्वीकृत में 6 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस शासन काल में तक थे। आंकड़े के अनुसार सरकार का 2011 की सूची के आधार पर आवास योजना जो बनी, और आगे विजय शर्मा जी ने जो कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने। शायद आप थोड़ा मिसकोट कर रहे हैं। एक मिनट पूरा झूठ पकड़ा जाएगा इनका, बस 2 लाइन और। 18 लाख आवास स्वीकृत हुए भूपेश बघेल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास बने, ये विधानसभा में कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में कुल 11,58,919 आवास बने हैं, और साय सरकार में 2 लाख से अधिक मकान बने हैं। मतलब आप समझ लीजिए, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 3.5 लाख आवास जो है वो कांग्रेस शासन में बने हैं। मतलब इनके कार्यकाल में अभी 2 लाख कंप्लीट भी नहीं हुए। मतलब जो ये चाबी सौंप रहे हैं, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा मकान हमारे कार्यकाल के समय के। क्या बिलासपुर वाले 3 लाख में से कि रायपुर वाले 3 लाख में से, ये भी बता दो जी। क्या पूछा आपने? बता रहे हो ना, मैं तो 6 लाख बता दिया। आंकड़ों का खेल आप जनता को गुमराह करने के लिए मत खेलो बड़े भैया। नहीं, सुनिए छोटे भाई, मेरे अनुज, आप समझिए, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, जनता को गुमराह मत करिए। जनता बहुत समझदार होती है, जनता जनार्दन होती है। 18 लाख में से आवास में स्वीकृत जरूर हुए, लेकिन ये हितग्राहियों को 60% राशि, जैसे मैंने कहा कि अब केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, और राज्य सरकार 40% राज्यांश के रूप में देना होता है। और निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि अगर आप पूरा देखेंगे तो आप आंकड़ों में उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार आपकी है, अब आप बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों है। जल्द से जल्द लोगों को आवास उपलब्ध हो, गरीबों को मकान मिले, उनको जल्द से जल्द आप 2400 पे, यही कांग्रेस की मांग है और यही न्याय होगा उनके साथ। समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीएम आवास को लेकर राजनीति चल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी भी हो रही है, और जाहिर तौर पर कई सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं कि कौन निष्क्रिय था, कौन सक्रिय है और कहां पर चूक हो रही है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।